हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 की सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने किया था फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, स्टार्ट किया था, इंट्रो दिया था। और फंक्शन का सबसे पहला टॉपिक होता है डोमेन निकालना। तो डोमेन निकालना हमने सीखा था। कुछ बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है तो उन लोगों ने नहीं देखा था, तो जस्ट रिवीजन के लिए, ताकि आपका लास्ट क्लास का रिवीजन हो जाए। जो बच्चे आए थे और जो बच्चे नहीं आए थे उनको बस बेसिक आइडिया लग जाए, जिससे आज की क्लास वो समझ पाए। तो लास्ट क्लास में बच्चे मैंने बताया था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, जिसमें जैसे आप फर्स्ट सेम में देखते थे, आप मेरा वीडियो जरूर देख लेना फर्स्ट वाला, फिर सेकंड क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू, ऐसी चीज़ आपने फर्स्ट सेम में देखी थी जब राइट हैंड साइड पे खाली एक ही वेरिएबल होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज देयर ओनली वन, दैट वाज x, एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स वॉज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है। लेकिन अब इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ये क्यों पढ़ेंगे, जब आप मेरा क्लास 1 देखोगे ना, तो शुरुआत में जो मैंने इंट्रो दिया हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी में रिवाइज करवाते हैं। तो अब हमें मिलेगा एक्स और वाई तो इंडिपेंडेंट आ गए, तो बचा क्या, जेड। कॉन्टिन्यूस में जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, जनरली एक्स वाई जेड लेट करते हैं, या फिर एल एम एन लेट करते हैं, या फिर ए बी सी लेट करते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूसली होता है। तो अगर एक्स एंड वाई आपने ले लिया है क्या इंडिपेंडेंट, तो जेड बना दिया आपने डिपेंडेंट। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा ही लेते हैं हम लोग। फिर बताया था मैंने कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें प्रोडक्शन जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको 3 फैक्टर्स बताए गए हैं, लैंड, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो देखा ये गया कि प्रोडक्शन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर a। a इज सम कांस्टेंट जो कि डेसिमल में वैल्यूज होते हैं, दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, लाइक 0.5, 0.7 ऐसे कुछ हो। फिर देखा गया प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर b, प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर c। जब तीनों को हम कंबाइन करते हैं, ऐसा रूल होता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आज जान लो कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बहुत सारे फैक्टर्स के होते हैं और आपको सबको कंबाइन करना है, देन वी मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। राइट हैंड साइड पे k टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्रोडक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। और आपने ये भी पढ़ा होगा साइंस में, पहली बार बच्चे ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, मुझे भी याद है क्योंकि मैंने भी पढ़ा था। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। ए तो हमने किसके लिए ले लिया, कैपिटल के लिए ले लिया। अब लेंगे ए। व्हाट इज ए हेयर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो फॉर्मेट है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, ये सबको लर्न होना चाहिए, क्योंकि इस पे काफी सारे क्वेश्चन होंगे चैप्टर 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, आपके माइक्रो में भी आएंगे। जो थर्ड सेम का माइक्रो होगा ना, उसमें प्रोडक्शन फंक्शन। वैसे तो प्रोडक्शन फंक्शन बहुत सारे फॉर्मेट के होंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ MME2 में ज़्यादा फोकस किया गया है किस पे, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। जो बच्चा इसके साथ सारा ट्रीटमेंट कर लेगा वो किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन के साथ किया जा सकता है। फिर मैंने डोमेन में 2 लॉजिक बताए थे जो हमारा सेमेस्टर 1 से ही कंटिन्यू हो रहा था। दैट वाज कि अगर आपको रेशियो फंक्शन मिलेगा तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। याद आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। बट 0 ऊपर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तुम लोग 0 लिखते हैं। एक ये रूल आपको याद रखना है। और दूसरी चीज है कि जब अंडर रूट आएगा तो अंदर वाली चीज जो है ना, इस पे स्क्वायर रूट फंक्शन लगा हुआ है, दैट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस ऑफ 0। अगर हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं तो उसमें 0 और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है। इस इनइक्वलिटी को बोलते हैं नॉन स्ट्रिक्टली। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ये सब आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा। तो नॉन स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली, इक्वलिटी पे ध्यान देना, क्योंकि इससे आपके ग्राफ पे कुछ इफेक्ट आएगा। ये 2 लॉजिक के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वो क्वेश्चंस आप देख लेना बाद में, अभी उन क्वेश्चंस को नहीं करा सकते। आगे अब जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उसमें यही दोनों लॉजिक काम करेंगे। होते तो और भी बहुत सारे लॉजिक हैं किसके, डोमेन के, लेकिन आप लोगों को बचा लिया गया। क्यों? क्योंकि आप इको ऑनर्स में हो और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़ने। मैट्रिक फंक्शंस पढ़ना होता तो काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती, फिर साइन का, कॉस का, टैन का, साइन इनवर्स का भी, कॉस इनवर्स का भी, सबका लर्न करना पड़ता है। तो देखो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट क्लास में, 5, 7, 8, 16, 17 और 14। ये सब आपको क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट के फोल्डर से मिलेंगे। ये सब अपलोडेड होता है वेबसाइट पे।
तो असाइनमेंट जब खोलोगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर 15 स्टार्टिंग के मिल जाएंगे। 17 क्वेश्चंस मैंने डोमेन के ऊपर दे रखे हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि इस बार अंडर रूट में है क्या हमारे पास, दो चीजों का प्रोडक्ट है। दो चीजों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो अंडर रूट तो पॉजिटिव का या जीरो का ही डिफाइंड होता, नॉन नेगेटिव का तो होता नहीं है। अब ध्यान से सुनना, हम इस पूरे क्वांटिटी को एक साथ कंसीडर करेंगे जो भी रूट के अंदर में है। तो लिखेंगे एक लाइन, प्रेजेंटेशन मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि आपका बढ़िया होना चाहिए तभी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो लिखेंगे रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 is defined if 4 minus x square minus y square into x square plus y square minus 1 greater than equal to 0। आज के क्लास में जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ये अच्छे क्वेश्चंस है, लास्ट क्लास में थोड़े इजी से थे, वो समझ में आ जाएंगे। आज के क्लास में आप फोकस करो, ये मत सोचना कि मैंने लास्ट क्लास नहीं किया तो आज नहीं समझ में आएगा, आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन तक थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, फिर इजी लगने लगेगा। तो दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पॉसिबल है दो केसेस में, दो केसेस में पॉसिबल है, जिसमें से केस 1, दो चीजों का प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव कब होगा, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, और दूसरा केस करेंगे व्हेन बोथ आर नेगेटिव। समझ में आ गई बात, यही दो केसेस हमें बनाने हैं। तो केस 1 में करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 को भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, दोनों होंगे, एंड है बीच में, मतलब किसी एक कंडीशन के साथ नहीं बढ़ेंगे, दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो जब भी एंड होता है तो फिर हम इंटरसेक्शन लेते हैं। एंड में क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये आ गया 4 माइनस, ये समझ में आया केस 1 जो मैंने बनाया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये दोनों जब उस साइड जाएंगे, लेस देन वाले साइड में, कई बच्चों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, 0 0। हाँ जी बच्चे, ये आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेम को मारो गोली, आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा सर्कल की इक्वेशन। जब दोनों की डिग्री 2 हो तो x माइनस 0 का स्क्वायर है, इसलिए हमने डिसाइड किया x माइनस 0 का स्क्वायर है, y माइनस 0 का स्क्वायर है, इक्वल टू 4 का ग्राफ बना रहे हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर का। इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। और जब भी हमें इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना होता है तो बनाते तो हम पहले इज इक्वल टू का है, और इनइक्वालिटी में डिसाइड करते हैं वेदर वी हैव टू रिमेन इनसाइड और आउटसाइड। अगर कोई क्लोज्ड फिगर मिलता है तो इनसाइड रहना है या आउटसाइड रहना है, ये हम डिसाइड करेंगे। पहले जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो 0 0 आ गया, 1 2 1 2 1 2 1 2। ये देखो, और ग्राफ हमेशा डॉटेड लाइन से ही बनाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये बाउंड्री भी इंक्लूड होंगे डोमेन में या नहीं। बना दिया। अब अगर लेस देन होता है तो हम कौन सा रीजन लेते, यस ठीक है, आपने पढ़ लिया है फर्स्ट क्लास में, आपकी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी बिल्डअप हो गई है, तो आप इसको डार्क भी बना सकते हो, लेकिन कभी कभी दो दो भी होते हैं ना, तो वेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो, और लेस देन है तो बच्चे कौन सा रीजन होगा, इनसाइड का या आउटसाइड का, हाँ। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो देख लेंगे फर्स्ट क्लास का वीडियो ना, तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम इनसाइड का क्यों ले रहे हैं लेस देन में। ग्रेटर देन होता तो हम आउटसाइड लेते, मैंने 3 4 पॉइंट लेकर के सेटिस्फाई करा करके शो किया हुआ, तो आप फर्स्ट वीडियो देख लेना। और जब इज इक्वल टू है दैट मीन्स वी हैव टू रिमेन ऑन द बाउंड्री ऑल्सो, इक्वल टू है तो ये बन गया हमारा डोमेन। ठीक है, लेकिन खाली इससे बात नहीं बनेगी, क्यों कि बीच में लगा हुआ है एंड, इस कंडीशन को भी देखना पड़ेगा साथ साथ।
तो चलो बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी तो एक सर्कल ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना बच्चे। y माइनस 0 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, लेकिन इस बार ग्रेटर देन है। कहाँ जाएंगे हम लोग? आउटसाइड। और रेडियस भी 1 का ही बस बनाना है। ये बना लिया 1 का सर्कल। और यहाँ भी इज इक्वल टू लगा हुआ है, डार्क कर सकते हो। और आउटसाइड का रीजन चाहिए कि ग्रेटर देन है। अब दोनों को कंबाइन करेंगे। क्यों कंबाइन करना जरूरी है? बिकॉज बीच में एंड लगा हुआ, किसी एक के साथ हम नहीं बढ़ सकते, दोनों का पॉजिटिव होना साथ साथ साइमल्टेनियसली, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, जरूरी है। तो लिखेंगे कंबाइनिंग बोथ, कंबाइनिंग बोथ। जब दोनों को कंबाइन करेंगे, देखो 1 2 1 1 2 1 2, 1 वाला सर्कल बना लिया, 2 वाला भी सर्कल बना लिया। इनका कहना है 2 वाले के अंदर, तो देखो 2 वाले के अंदर मेरे पास कलर है, इसलिए हम कलर का यूज कर लेते हैं। और 1 वाले के बाहर, तो ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट किया, 1 वाले के बाहर चल रहे हैं। ध्यान से देखना, कलर तो हम ब्लू यूज कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरसेक्शन का रीजन होगा वो अपने आप ग्रीन कलर हो जाएगा। अगर आपने बचपन में स्केच पेन किया होगा या पेंटिंग वगैरह की होगी तो पता होगा कि व्हेन वी मिक्स कौन कौन सा येलो एंड ब्लू, देन इट बिकम्स ग्रीन। तो जो ग्रीन वाला रीजन आया वो दोनों का इंटरसेक्शन वाला रीजन है, तो इसलिए वही हमारा हो जाएगा डोमेन। लिखेंगे कैसे? 1 2, और डार्क करना है बिकॉज एवरीवेयर वी हैव ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो इसको डार्क भी कर दोगे। यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच का रीजन है, और दोनों बाउंड्री पे भी हम रह सकते हैं, बाउंड्रीज वाले पॉइंट भी ले सकते हैं। इनको पुट करोगे फंक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक रियल वैल्यू आंसर में निकल आएगा। डोमेन का मतलब यही होता है ना कि हम कौन कौन से पेयर एक्स और वाई के डाल सकते हैं जो कि फंक्शन को सॉल्व करके कुछ वैल्यू देगा। ये सारी वैल्यूज आप डाल सकते हो, ये वाली। तो दिस इज आवर डोमेन सेट। इसके सभी पॉइंट्स, इस पॉइंट को भी डाल सकते हो, इस पॉइंट को भी डाल सकते हो, लेकिन इस पॉइंट को डालोगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दोनों उस पॉइंट के लिए पॉजिटिव नहीं होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाएगा, फिर अंडर रूट डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? डोमेन का मतलब ये होता है। तो डोमेन में हम लोग लिख देंगे, डोमेन इज, ग्राफिकली जब सॉल्व करेंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा, डोमेन इज द रीजन between the circles, between the two circles, concentric circles भी आप लिख सकते हो, concentric circles with, पूरा लैंग्वेज में लिख दो ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 एंड domain includes boundaries also. Domain includes circumference also. लैंग्वेज लिख देने से क्या हो जाता है ना कि कोई गुंजाइश नहीं होती मार्क्स कट करने की। एवरीथिंग इज क्लियर कि आप कौन से रीजन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे, ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एक तरफ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो शेड जो कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 4, और एक तरफ आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात हो रही है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4। और फिर हम लोग अपना लगाते हैं एक सेमी कॉलन, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया हमारा डोमेन। तो डोमेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राफिकली पूछा होगा तब आप ग्राफिकली बनाओगे, ग्राफिकली नहीं पूछा होगा तो आप नहीं भी बना सकते। ठीक है, समझ में आई बात? तो अभी सिर्फ एक केस हुआ है, ऐसा ही अब हम दूसरा केस लेंगे। केस 1 क्लियर है सभी को?
हाँ जी बच्चे, जो आज फर्स्ट डे आए हैं उनको क्लियर है? ठीक है, चलो अब दोनों को नेगेटिव करेंगे, बोथ मस्ट बी नेगेटिव। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को नेगेटिव कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, फिर अंडर रूट जो है वो डिफाइंड हो जाएगा। तो इधर करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी ये वही होगा, सेंटर 0 0, रेडियस 2, और हम लोग रहेंगे आउटसाइड। कहाँ रहेंगे, आउटसाइड, बाउंड्री और आउटसाइड दोनों जगह रहना है। इधर ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये 1 के अंदर में रहना है, 1 1 अंदर में। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो खुद ही, हाँ हाँ जी यही है, 1 2, देखो 1 2 1 2 1 2, 1 के अंदर में भी रहना है और 2 के बाहर में भी रहना है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सेम पॉइंट 1 रेडियस वाले सर्कल के इनसाइड में भी होगा और 2 रेडियस वाले सर्कल के आउटसाइड में भी होगा, सेम पॉइंट कांट सेटिस्फाई। तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, कंबाइनिंग नॉट पॉसिबल, नो कॉमन रीजन। हाँ हाँ एक मिनट, रीजन इज कॉमन, same point cannot be inside the circle of radius 1 and at the same time this point cannot be outside the circle with radius 2. So there is no common reason. So this case is not possible. ऐसा नहीं होगा जब दोनों ही नेगेटिव हों। तो सिर्फ एक ही केस आया तो वही हो गया हमारा आंसर। तो डोमेन फाइनली यही हुआ, डोमेन फाइनली यही हो गया। समझ में आगे बात? अब इसके बाद से कौन सा क्वेश्चन था और बताओ मुझे? 7 था, 7 कर लिया आपने? लेकिन ये 3 क्वेश्चन तो हम कराते ही कराते हैं, 7 अलग बात है, हर बार सर्कल ही नहीं बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखें ये फंक्शन ना दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्लस में है या माइनस में है, तो दोनों को अलग अलग करते हैं, फिर लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में सोचेंगे। अभी तो हम इम्प्लाइज डैट कर रहे हैं, आप एग्जाम में इम्प्लाइज डैट करके नहीं करोगे, आप पूरा लैंग्वेज लिखोगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर इसके दो केस निकल करके आएंगे। केस 1, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसी के केस 2 निकल करके आएंगे, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर एंड है बीच में, याद रखना। अभी हम एंड को हटा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो रहेगी मैम ने क्या लिख दिया। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ पर कि y जो है वो लेस देन इक्वल टू x होगा और यहाँ पर y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x होगा। तो हम ग्राफ तो हमेशा हम इज इक्वल टू का बनाते हैं, y इज इक्वल टू x इज दिस लाइन। बस यहाँ पे कह रहा है कि y जो है वो लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए, तो दिस इज द रीजन। अभी अब बाउंड्री को अभी मत कर देना डार्क, अभी वेट करो क्योंकि यहाँ पे दो रीजन है ना। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x एंड दिस रीजन इज y लेस देन इक्वल टू x। अब दूसरा रीजन है y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। तो आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसके ऊपर में लेना है, ग्रेटर देन है तो हम ऊपर का रीजन लेंगे, लेना शुरू कर दिए तो ग्रीन मिला ये वाला रीजन। तब अब आप समझ गए हो कि ये जो रीजन है हमारा, ये बाउंड्री अब इसका कर दोगे बाउंड्री, और ये रीजन जो है दिस इज आवर डोमेन, दिस इज द कॉमन रीजन।
में आई बात? ये है हमारा डोमेन। तो इसका तो डोमेन आ गया। अब इधर करेंगे, इधर आ रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इधर आ रहा है y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स। हम कंपेयर हमेशा y को x के साथ करते हैं, क्योंकि y रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल हाइट ऑफ द ग्राफ। y से डिसीजन लेना काफ़ी इजी हो जाता है कि y जब भी ग्रेटर देन होता है तो हम वैसे पोर्शन को लेते हैं जो वर्टिकली अपवर्ड ओपन हो, जैसे इधर में ये ओपन था, ठीक है। और लेस देन में हम वैसा रीजन लेते हैं जो नीचे की तरफ ओपन हो। तो इस लाइन के लिए नीचे की तरफ ओपन ये था। समझ में आई बात? अभी देखो दूसरे वाले में समझ में आ जाएगा। इसमें चलोगे तो y इज इक्वल टू एक्स इज दिस लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज दिस लाइन, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स इज दिस लाइन। तो हम इसके ऊपर ऊपर चलेंगे क्योंकि इसके ऊपर पूरा रीजन खाली है। y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स, तो हम इसके नीचे नीचे चलेंगे। ये वाला रीजन आ गया, इंक्लूडिंग बाउंड्री। नई बात, जब आप पेंसिल से करोगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा एग्जाम में। अब एंड है, दोनों को होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, इसका रीजन आ जाएगा कंबाइनिंग यहाँ देखो बच्चे, केस 1 में एंड था, एंड का काम तो हमने कर लिया है, इन दोनों के बीच में और चल रहा है। और में हम फिर क्या करते हैं, कंबाइन करके यूनियन ले लेते हैं, मतलब दोनों रीजन अलाउड है। कंबाइन करेंगे तो दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, एंड ये हो गया एक रीजन और ये हो गया एक रीजन, ठीक है। ये बन गया हमारा डोमेन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये अभी सिर्फ हाफ पार्ट सॉल्व हुआ है। हाफ पार्ट कौन सा? ये वाला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। दूसरा पार्ट तो देखने में थोड़ा इजी लग रहा है ना। नाउ नाउ रूट अंडर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये डिफाइंड तभी होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो इजी हो गया, ये तो सर्कल आ गया। कितनी बार हम लोग कर चुके हैं ये सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा 0 0, रेडियस होगा 1, और ये रहेगा आउटसाइड और ऑन दी सर्कल। अब देखो, ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब ऐसे एक्स और वाई के पेयर आपको मिल जाएंगे, पॉइंट्स तो इसको भी सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाई करे, यानी इसको भी करना चाहिए और इसको भी करना चाहिए। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो फाइनली अब हम करेंगे, तो ध्यान से देखना, 1 1 1 1। एक तो 1 रेडियस का सर्कल मिल गया, सर्कल के आउटसाइड रहना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक मिल गया ये y इज इक्वल टू x, and this one is y is equal to माइनस एक्स। तो देखो दोनों के बीच में तो है, लेकिन अब ऐसे ऐसे चलेगा। सर्कल के बाहर भी रहना, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। देखो मैंने जो शेड किया दिख रहा है, सर्कल के बाहर और दोनों लाइन के आउटसाइड दिस सर्कल एंड बिटवीन द टू लाइंस। ये बन गया हमारा डोमेन। अब आप डार्क कर दो जो जो पोर्शन हमारा डोमेन में है, लाइक दिस। ये डार्क होगा, रेड से कर देते हैं। देखो ये डार्क होगा, ये डार्क होगा, क्योंकि एवरीवेयर देयर वाज इज इक्वल टू। चेक कर लो, हाँ जी, यहाँ भी इज इक्वल टू है और इधर भी था इज इक्वल टू। इधर कर दिया हमने डार्क, अब इधर ये बन गया हमारा डोमेन। क्लियर? और अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे यहाँ पर, नो डाउट 1 माइनस 1 1 1, ये सब लिखोगे। इधर एक्स एक्सिस पूरा प्रॉपर होना चाहिए ग्राफ, इधर वाई एक्सिस लाइक दिस। अगर आप इसको लिखना चाहते हो सेट बिल्डर फॉर्म में, ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी जो कंडीशन आया
दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 whereas x and y must belongs to real number. ये बन गया हमारा डोमेन, यानी डोमेन में जो कंडीशंस होते हैं उनको लिखते हैं. समझ में आई बात? कौन सा कंबाइनिंग वाला ग्राफ? देखो कंबाइनिंग वाले ग्राफ में ये सर्कल था ना, हमें इसके बाहर में लेना था, तो देखो बाहर में ले लिया बाहर में. ठीक है, अब ये है लाइन, देखो ये लाइन है ना लाइन. अब इस लाइन के बीच में लेना था, देखो से कर रहे हैं, ये वाला रीजन से कर रहे हैं. तो दोनों लाइन के बीच में तो लेना था, लेकिन सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर बाहर होना चाहिए. तो देखो तो ग्रीन कहाँ आया? ग्रीन ये वाला पोर्शन आ गया ना पूरा. देखो आ रहा है समझ में? इसलिए मैंने सर्कल के बाहर और दोनों लाइंस के बीच में किया है. क्लियर? ठीक है, तो ये इन सबको अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखा गया. एक और क्वेश्चन होगा डिफिकल्टी लेवल. क्वेश्चन नंबर 8. किसको किस में प्रॉब्लम था? 14 नहीं आया था किसी का क्या? अच्छा 14 में आपको ये दिक्कत हुई होगी, तो देख लेते हैं भैया. हाँ जी 14 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, तो पहले 8 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं. क्लास में ही बच्चे सारे क्वेश्चन करा देते हैं डोमेन का, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का है, आएगा ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 8. रूट अंडर y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर x माइनस वाई. इसको देखिए बच्चे ध्यान से. फिर फंक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स. फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दोनों का अलग अलग डोमेन सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली जो करते हैं ना दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे. अभी हम लोग केस 1 भी आप करके कर सकते हो. रूट अंडर y माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में हम लोग अभी पहले डिस्कस कर लें. तो ये डिफाइंड होगा जब y माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब कोई मुझे बताएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनता है? हाँ, अगर आप भूल गए हो तो बता दें. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 1/4 × y. अब कुछ कुछ याद आया? 4ay. खैर आपको वर्टेक्स लेटस रेक्टम ये सब नहीं करना 11th क्लास का, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका शेप कैसा होगा. तो जब x का स्क्वायर हो और y सिंगल हो तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, सब कुछ पॉजिटिव है. याद आ गया? अब y इज ग्रेटर देन में मैंने क्या बताया था? हम उस रीजन को लेंगे जो कि अपवर्ड की तरफ ओपन होगा. अगर आप यहां से चलते हो तो देखो ऊपर में ग्राफ ने रोक दिया, ये कह रहा है नहीं आप नहीं जा सकते. मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर आप इधर ये वाला रीजन लेते हो तो ये रोक रहा है ना, ये नहीं लेंगे. y बड़ा है तो हम ये वाला रीजन लेंगे. इसमें आप बिल्कुल ऊपर से खाली हो, देयर इज नथिंग एज अ बाउंड्री. हम इस वाले रीजन को लेंगे. और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आती है तो आप एक कोई पॉइंट डाल करके सेटिस्फाई कर लेना. पॉइंट को कैसे सेटिस्फाई कराते हैं? इधर में कोई पॉइंट इमेजिन कर लो ना. ये पॉइंट कौन सा होगा? 0 और 5 होगा. देखो y जो है वो है 5 और x है 0. हाँ जी बिल्कुल सही है. y जो है वो बड़ा है किससे? 0 के स्क्वायर से. इधर का कोई एक पॉइंट ले लो. 5 0, 5 और 0. जब हम 5 0 को सेटिस्फाई कराते हैं, x है 5 और y है 0, y इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर. ये सारे रीजन नहीं होंगे. आगे बात. इसलिए हम ये वाला रीजन लेंगे जो ऊपर की तरफ ओपन होगा. ये तो मैंने पॉइंट से आपको सेटिस्फाई करने का तरीका बता दिया कि बिल्कुल तसल्ली के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कहीं एक ही जगह अटक के रुक ना जाओ. वैसे हम लोग पढ़ाते पढ़ाते इतना बता देते हैं बच्चों को कि y अगर ग्रेटर देन है तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो, वैसा पोर्शन जो ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा हम उसको सेट कर देंगे. केस 1 हो गया. अब आते हैं हम लोग केस 2 पे. केस 2 में क्या है? रूट अंडर एक्स माइनस वाई. ये बता रहा है कि रूट अंडर एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज y शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट एक्स.
अब पहले हम लोग y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बनाएंगे। y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ डायरेक्टली नहीं बनता, इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला, ठीक है। लेकिन आपने MME 1 में फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया होगा या सेकंड चैप्टर में, द ग्राफ गिवन इज y is equal to plus root x, nothing is mentioned, then it is plus, it is considered to be positive। तो हम सिर्फ वैसा ही पार्ट लेंगे जिसमें y पॉजिटिव है, तो खाली यही वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। ऊपर वाला लेंगे और y इज लेस देन इक्वल टू रूट एक्स है, इससे नीचे ये पूरा रीजन आ जाएगा, ठीक है। इससे नीचे ये पूरा रीजन आ जाएगा, y इज लेस देन इक्वल टू रूट एक्स। तो ये बन गया हमारा। फर्क है दोनों में, ध्यान से मेरी बात सुनना। y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स में सिर्फ ये वाला रीजन लेते, लेकिन y लेस देन इक्वल टू रूट एक्स में ये वाला रीजन आ गया, ठीक है। थोड़ा सा का फर्क है, वो आपको समझ। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग। एक पैराबोला ऊपर था, एक पैराबोला मतलब राइट में था। दिस इज वन पैराबोला अपवर्ड था एंड दिस इज अनदर पैराबोला, ठीक है। और दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। दोनों का इंटरसेक्शन होगा 1 1, अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो ऐसे पॉइंट 1 1 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। एक तरफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक तरफ है y इज इक्वल टू रूट एक्स, है ना। दोनों का y सेम होगा तभी होगा जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स होगा, यानी कि x टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। x टू द पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिए तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x 0 होगा या फिर x 1 आएगा। देखो दो जगह इंटरसेक्ट कर ही रहा है, पॉइंट पता लग गया ना। दिस इज 0 0 और यहाँ पर करोगे तो 1 1। अब ध्यान से देखो, एक का कहना था इसके ऊपर, एक का कहना था इसके नीचे। ग्रीन वाला जो पोर्शन बना है उस पर ध्यान दो। आवर डोमेन इज इक्वल टू है ना हर जगह, एक बार चेक कर लो। यस, इक्वल टू यहाँ भी है, यहाँ भी इक्वल टू है। हम ग्रीन वाले का बाउंड्री पूरा बना लेंगे अच्छे से एंड दिस इज आवर डोमेन, शेडेड रीजन इज द डोमेन। क्लियर बच्चे? यस मैम। उसके बाद से कौन सा क्वेश्चन था? वीडियो में क्या होता है ना कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो चला करके देख सकते हो रिकॉर्डेड क्लास में। 8 के बाद से था क्वेश्चन नंबर 16। 16 में तो हाँ 16 में पूछना है ना। हाँ जी 16 का चलो यही बता देते हैं, बहुत ईजी है। ये नीचे में है ना डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लगा सकते। फिर वही एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पॉसिबल है। इसके दो केसेस बनेंगे। ये कौन से क्वेश्चन जैसा हो गया, ऐसा किया है ना हमने, लाइक क्वेश्चन नंबर 7 का, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 हाफ पार्ट, फर्स्ट हाफ पार्ट। इसके लिए जो किया था ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वही सेम कर देना, बस बाउंड्री नहीं इंक्लूड करना, नॉट इंक्लूड बाउंड्री बिकॉज इज इक्वल टू इज नॉट देयर। समझ में आ रही है बात? ये हो जाएगा सबसे, मतलब 7 में ये जो कराया था ना, कहाँ 7 में फर्स्ट पार्ट में ये जो कराया था ना, तो उसमें अब आपका बन जाएगा ऐसे ऐसे और फिर इनके बीच में बाउंड्री को नहीं लेना। 7 के बाद 8 मतलब 8 16 हो गया। हाँ जी नहीं नहीं क्यों नहीं आएगा, ये देखो ना, ये किया तो है हमने, ये उसके दो केस बने थे ना। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब तो आया था, दोनों नेगेटिव का नहीं आया था, तो पॉजिटिव वाले का आएगा। आगे बात देखना, फिर दोबारा आ जाएगा समझ में। 17 का आंसर मैच करना है और फिर 14।
जस्ट अ मिनट, 70। हाँ हाँ, यही है, जल्दी ही हो जाएगा। 17 में है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/√9 - x² - y²। तो 17 में आप फॉर्मुलेटीज अपना पूरा लैंग्वेज लिख करके कर देना। 9 - x² - y² शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली, नॉट इक्वल टू। ये आ जाएगा x² + y² शुड बी लेस देन 3 का स्क्वायर। तो आप 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, वो सॉलिड नहीं बनेगा, ये इक्वल टू नहीं है। डॉटेड ग्राफ मैंने ब्रैकेट दिया था, नहीं तभी आपका कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, यहाँ जो मेरे पास है। अच्छा, ठीक है, जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें ब्रैकेट नहीं है, लेकिन चलो ब्रैकेट आ गया तो थोड़ा हाइपरबोला बन जाएगा, और क्या होगा। तब तो ये अच्छा ही क्वेश्चन हो गया। अगर ब्रैकेट हो गया और अंदर में क्या है, प्लस है कि माइनस है, ठीक है, तब तो फिर अलग सीन हो जाएगा। चलो ये बढ़िया, फिर क्वेश्चन में आ गया, बाहर में आ गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे x² - y² इज लेस देन 3 का स्क्वायर। अब आपने चैप्टर 2 में MME 1 में मेरे से पढ़ा हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि x² - y² इक्वल टू a² का जब बनाते हैं, x और y बॉक्स बनाते हैं, इसमें बनता है हाइपरबोला a0 -a0 0a। याद होगा आपको। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, इसके लेक्चर्स जो हैं वो फ्री में यूट्यूब पे डले हुए हैं चैप्टर 2 के। अब ग्राफ एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि वो ग्राफ हर सेमेस्टर में काम आता है। चैप्टर 2, चैप्टर 6 और चैप्टर 9 के जो ग्राफ के पोर्शन है, चैप्टर 2 तो मिलनी आप कर लेना, बेसिक्स है उसमें, वो बेसिक्स में मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। पहले हम इसका बॉक्स बनाते हैं हाइपरबोला। याद आ रहा है सबको? इतना तो सबने पढ़ा हो। हाँ, ये 11th में ये पढ़ते थे, याद आ गया। अगर x² + y² इज इक्वल टू a² होता तो क्या हो जाता फिर, टिप्स हो जाता ना, और सर्कल भी हो जाता, क्योंकि दोनों का इंटरसेप्ट सेम माइनस में है, तभी तो ये हाइपरबोला बनेगा ना। इसको देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x² / 3² माइनस, अब आपको थोड़ा लगेगा हाइपरबोला से मैच करता हुआ, अब लग रहा है हाइपरबोला। देखो x के नीचे जिसका स्क्वायर है उतना ही हम आगे जाते हैं, y के नीचे जितने का स्क्वायर है उतना ही हम वर्टिकली ऊपर और नीचे जाते हैं, x के नीचे जिसका स्क्वायर होता है उतना हम लेफ्ट में और राइट में जाते हैं। अब ये बन गया। अब इसमें हम लोगों को देखना है, हाइपरबोला बनेगा ऐसे कि कौन सा चीज पॉजिटिव है। x पॉजिटिव है ना, along x एक्सिस बनेगा हमारा हाइपरबोला, यानी हॉरिजॉन्टल बनेगा, लाइक दिस। ये सब मैंने फर्स्ट सेम में पढ़ाया हुआ है, लाइक दिस बन गया ये हाइपरबोला। अब आपको एक कोई भी पॉइंट अंदर का इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, इसके लिए आपको देखना है। तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, ये 3 था ना, ये क्या था हमारा, 3 था यहाँ पर। हाँ, तो 3 के आगे ले लो 5 0। देखो तो जरा पुट करके, पुट करके देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 5 0 को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। 5 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर लेस देन 9 आ रहा है, यानी इनसाइड नहीं होगा। ये रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन, आउटसाइड। नई बात, ये बन गया हमारा। और एक मिनट एक मिनट, और इसको हम लोग सॉलिड नहीं बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया ना कॉम्प्लिकेटेड, तो थोड़ा सा फाइनली देख लो, हमारा कुछ ऐसा बनेगा, 3 से मुड़ जाएगा, 3 से मुड़ जाएगा, द लाइन इज लाइक दिस, लाइन इज ये एजिम्टोट, और रीजन हमारा बीच का होगा। उधर का तो सेटिस्फाई किया नहीं,
इधर आ जाएगा। अब आपको अगर मैम आपने इधर के लिए क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर है, तो नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो बात बराबर आएगी। यस बच्चे, क्या पूछ रहे थे पूछो। क्यों लिया, क्योंकि x पॉजिटिव है इसमें, ये मैंने बताया हुआ है, ध्यान से सुने। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बनता है डायगोनल बनाने के बाद अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और अगर ये आता वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस वर्टिकल, ठीक है, ये आप याद कर लो बस। चलो ये तो बढ़िया ही क्वेश्चन हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। वैसे एक्चुअली में वहाँ पे जो है पीडीएफ में वो कुछ और ही है, लेकिन एक ब्रैकेट लग जाने की वजह से कुछ अच्छा ही सीख लिया हम लोगों ने। 17 के बाद है 14, लास्ट क्वेश्चन बच्चे 14 के बाद से फिर हम लोग लेवल कर्व पे चलेंगे, डोमेन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ एक दो क्वेश्चन रह गए उसमें जान है नहीं, लगभग लास्ट क्लास में भी हमने सभी क्वेश्चंस कर ही लिए थे, तब आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे इसमें तो सारे आ जाएंगे रियल नंबर्स, ध्यान से सुनो क्यों, कि आप x की जगह कुछ भी डालोगे, एनीथिंग, प्लस 3 होगा, अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर की वजह से ये हमेशा क्या होगा, दिस टर्म विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। एंड y की जगह पे आपको कोई भी रियल नंबर डाल दो, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, -1 करोगे कुछ भी आएगा, लेकिन स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव का सम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इसी चीज को लैंग्वेज में आपको लिखना है कि इफ x प्लस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एज स्क्वायर ऑफ एनी number is always positive, always greater than equal to, तो दो पॉजिटिव मतलब दो नॉन नेगेटिव का सम भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्स वाई सच दैट, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर में सारे कार्टेशियन प्लेन के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, मतलब ये कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हो, आर क्रॉस आर में ऑल द पॉइंट। समझ में आ गई बात, यस बच्चे, ठीक है। हाँ जी बच्चे, डोमेन जो था उसमें इतने ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और जो दो तीन क्वेश्चंस रह गए हैं वो इजी हैं, वो आप खुद भी कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो मेरे से क्लास में, वैसे हो जाएंगे अब। तो चैप्टर 15 का फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है डोमेन। दूसरा है लेवल कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेवल कर्व। ये आपका माइक्रो में और मैक्रो में जब इनडिफरेंस कर्व आएगा ना, तो वहाँ लेवल कर्व आपका यूज होता है। लेवल कर्व का यूज जो है वो इनडिफरेंस कर्व में होगा, प्रोडक्शन फंक्शन का, इन सब में होगा, जब आप डायग्राम बनाओगे काफ़ी कुछ डिराइव करोगे। यहाँ मैथमेटिक्स में आपको इसका आइडिया दे दिया जाएगा, ध्यान से सुने। लेवल कर्व, इसको हम दो ही, नहीं नहीं, लेवल लेवल, अलग अलग लेवल पे कर्व हम बनाते हैं एट डिफरेंट हाइट्स, हम लोग लेवल बोलते हैं, LEVEL, ठीक है, लेवल कर्व। इसको हम 2 ही स्टार देंगे, 3 स्टार नहीं देंगे, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आए कोई ज़रूरी नहीं है, कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता, लेकिन ये भी टॉपिक एग्जामिनर के दिमाग में रहता है, यहाँ लेवल कर्व से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो सबसे पहले लेवल कर्व में एक क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे, फिर धीरे धीरे 2 क्वेश्चन के बाद आपको समझ आने लगेगा, तो देखें ध्यान से।
बजट प्लेन का हम बनाएंगे। सबसे पहले हम बजट प्लेन बनाएंगे। क्या बनाने जा रहे हैं? बजट प्लेन। बजट में सपोज वी हैव $m to spend. Suppose we have $m to spend and we have three types of goods. Three type of goods. Goods 1, goods 2 and goods 3. तीनों की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो आप परचेज कर रहे हो x, y, z। यानी गुड 1 का आप परचेज कर रहे हो x नंबर ऑफ यूनिट, गुड 2 से आप परचेज कर रहे हो y नंबर ऑफ यूनिट एंड गुड्स 3 से आप परचेज कर रहे हो z नंबर ऑफ यूनिट्स। सबके प्राइस हैं P Q R। That means P is the price per unit of goods 1, Q is the price of single unit of type good 2 and R is the price of single unit of goods 3। अब इसका बजट कंस्ट्रेंट क्या बनेगा? बजट कंस्ट्रेंट, तो बजट वी आर टॉकिंग अबाउट बजट कंस्ट्रेंट नॉट इक्वेशन। इक्वेशन में हमेशा इज इक्वल टू होता है, कंस्ट्रेंट में इनइक्वलिटी भी आ सकती है। तो देखो, अगर आपने गुड 1 का x यूनिट परचेज किया और एक का प्राइस p है तो टोटल आपने कितना पे किया होगा? px इंटू एक्स। इधर यस बता रहे हैं। वेट, पहले ये बताओ कि आप गुड्स 2 पे कितना स्पेंड कर रहे हो मनी? क्यू वाई, और हाँ, और इस पे कितना कर रहे हो? आर इंटू जेड। अब मेरी मर्जी, अगर मेरे पॉकेट में $m है तो हो सकता है हम पूरा का पूरा स्पेंड करें या कुछ बचा भी लें, है ना? ऐसा थोड़ी है कि जितना पैसा दिया जाता है हम सारा का सारा खर्च ही कर देते हैं, कुछ बच भी जाता है। तो बच भी सकता है, इसलिए लेस देन इक्वल टू लग जाएगा m। इसको कहते हैं बजट कंस्ट्रेंट। अगर बजट इक्वेशन होती, इक्वेशन में हमेशा इज इक्वल टू आता है, हम पूरा का पूरा खत्म ही कर रहे होते हैं। आर जेड इज इक्वल टू एम। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि इनिशियल लेवल पे पता लग जाए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है फिर आगे समझने टॉपिक कोई भी लैंग्वेज, क्योंकि माइक्रो मैक्रो में ना बहुत लैंग्वेजेस होंगे जो आपको खुद ही समझने। तो इनइक्वलिटी और इक्वेशन दोनों में फ़र्क होता है। क्लियर बच्चे? कंस्टेंट अपने आप में ही है, लेस देन इक्वल टू वाले को कंस्टेंट बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू वाले को भी कंस्टेंट बोलते हैं। लेकिन खाली इज इक्वल टू होता है उसको कंस्टेंट नहीं बोलते, उसको क्या बोल, वो भी कंस्टेंट में आता है लेकिन वो इज इक्वल टू में आ जाता है इक्वेशन में। क्लियर बच्चे? तो हमें ग्राफ इसका बनाना है, ग्राफ हमें बजट कंस्टेंट का बनाना है। अब ध्यान से देखो, इसमें भी थोड़ा फर्स्ट सेम का यूज आएगा अलग। चलो, इज इक्वल टू का भी ग्राफ बनाना ही पड़ेगा इनइक्वलिटी के लिए, है ना? डिसाइड करेंगे इनसाइड रहना आउटसाइड। मैंने बस ये बताया कि कांस्टेंट और इक्वेशन में क्या फ़र्क है लॉजिकली, ठीक है? अब देखो, मैंने ये बताया था आपको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म फर्स्ट सेम में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और अगर आपने मेरे से फर्स्ट सेम नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हम x पे a यूनिट जाते हैं, y पे कितना जाते हैं? b यूनिट जाते हैं, और फिर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। पढ़ा था ना लाइन का, वो बोलते थे हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर अब सीन कुछ अलग होने वाला है, यहाँ ध्यान दो। हमारे पास है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू एम। राइट हैंड साइड पे 1 नहीं है, इसलिए हम इंटरसेप्ट डिसाइड अभी नहीं कर पा रहे हैं। इंटरसेप्ट के लिए कंडीशन होती है कि राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए, एक्स के साथ ऊपर में भी 1 होना चाहिए, तब जो एक्स के नीचे होगा दैट विल बी एक्स इंटरसेप्ट और वाई के नीचे होगा दैट विल बी वाई इंटरसेप्ट। तो हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट और इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे कितना लेंथ लेगा, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब है वाई एक्सिस पे कितना लेंथ लेगा।
तो यहाँ तो चलो दो ही वेरिएबल थे तो एक्स और वाई हो गया, लेकिन अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं इसमें जेड भी आएगा। देखो कैसे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप करोगे पी एक्स बाई एम, क्योंकि राइट हैंड साइड पे मुझे 1 करना है, प्लस क्यू वाई अपॉन में एम प्लस आर जेड अपॉन में एम इक्वल टू आ गया 1। चलो बारी बारी से करेंगे, 1 तो आ गया ना आरएचएस में। अब देखो x का कोफिशिएंट अभी 1 नहीं दिख रहा ऊपर में ना, न्यूमरेटर में अभी p है, q है, r है, इनको भी नीचे लेकर के जाएंगे। x बाई m बाई p कर सकते हैं, y बाई m बाई q कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, z बाई m बाई r कर सकते हैं, और इज इक्वल टू 1। लो भैया प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट एंड दिस इज z इंटरसेप्ट। ये हो गया x इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट, ये हो गया z इंटरसेप्ट। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये ग्राफ आपको चैप्टर 12 में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है कि इसके लिए चैप्टर 12 करना जरूरी है, ये इजी होता है, इतना आपने 11th में भी किया होगा। इधर हम हमेशा कौन सा लेते हैं बता सकते हो, एक्स एक्सिस लेते हैं ना, इधर लेते हैं वाई एक्सिस और इधर लेते हैं जेड एक्सिस। नाउ थिंक एज दिस इज योर रूम फ्लोर, जहाँ पे आप अपना क्लास ले रहे हो, ये उस रूम का फ्लोर है। अब आपको ज़्यादा समझ में, एंड यू आर सिटिंग लाइक हेयर द चेयर, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, चेयर पे बैठे हुए हो, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट है m बाई पी, और मुझे ये बताओ कि m बाई पी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कोई नहीं कुछ बोल, अरे भाई m मनी है, हाँ m मनी है, नेगेटिव हो नहीं सकता, p प्राइस है, नेगेटिव हो नहीं सकता, इकोनॉमिक सेंस ही नहीं निकलेगा उसका। तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0, और m 0 तो हम नहीं ले रहे हैं, अगर m 0 होगा तो बजट की बात ही क्यों कर रहे हैं, इसलिए ग्रेटर देन 0, m बाई क्यू इज ग्रेटर देन 0, m बाई आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनो, m बाई पी यहाँ आ गया x एक्सिस का इंटरसेप्ट, m बाई क्यू यहाँ आ जाएगा y एक्सिस का इंटरसेप्ट, और सामने जो आपके होगा ना कॉर्नर पे जो एक हाइट जा रही होगी ऊपर छत की तरफ जो कनेक्ट कर रही होगी रूफ की तरफ, वहां पर आप ले लो m बाई आर। अब आप तीनों को करो ज्वाइन। बस ये जो ट्रायंगुलर प्लेन है, एक ऐसा ट्रायंगुलर प्लेन है, ये हो गया इज इक्वल टू का इक्वेशन बस। लेकिन आपका अगर बजट है लेस देन का, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेस देन होता है तो हम कहाँ रहते हैं, इनसाइड। हम इनसाइड में हो जाएंगे, तो आवर रीजन विल बी लाइक दिस, ये पूरा रीजन हो जाएगा इनसाइड का, ठीक है। हम इस येलो वाले को हटा देते हैं। ये जो ट्रायंगुलर प्लेन है जो 3D में बना है, ये इट्स नॉट लाइक अ प्रिज्म, ये एक ही सरफेस, एक ही साइड का फेस आया है, जो आप देख रहे हो अपने रूम से, बस वही फेस है। एंड दिस ट्रायंगुलर प्लेन, दिस इज प्लेन नॉट 3D स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर प्लेन is our budget plane, is our budget plane। अगर कोई पॉइंट इसके अंदर में आ रहा होगा तो ऑल दीज वी कैन अचीव, ये हम इतना परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर है, ये हमारा आउट ऑफ बजट है, हम नहीं परचेज कर सकते, यार ये बात। यही होता है बजट प्लेन। तो देखो बजट प्लेन का तो इक्वेशन काफी इजी था, किससे मैच कर रहा था बताओ मुझे, स्ट्रेट लाइन से। इसका तो चलो हमने जैसे तैसे जुगाड़ करके क्या कर लिया, 3D का स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन हर इक्वेशन का जरूरी नहीं है कि आप 3D स्ट्रक्चर बना ही पाओ, बहुत मुश्किल मुश्किल ग्राफ आ जाते हैं। अब हम तो ई कॉमर्स के स्टूडेंट है ना भाई, हम आर्किटेक्चर के थोड़ी है कि ड्राइंग और आर्ट वगैरह सीखे, 3D में राम मंदिर का स्ट्रक्चर बना देंगे, कुछ भी ऐसे हम नहीं बना सकते पेपर पे, हमें वैसा आर्ट नहीं सिखाया गया है। इको ऑनर्स के बच्चे के लिए या किसी भी दूसरे नॉन आर्टिस्ट लोगों के लिए लेवल कर्व होता है, मैथ्स ऑनर्स वाले बच्चों को भी लेवल कर्व पढ़ाया जाता है। इको ऑनर्स और मैथ्स ऑनर्स में लेवल कर्व एक टॉपिक पढ़ा दिया गया है, जिससे आप इमेजिनेशन में तो आप इमेजिन कर लोगे कि क्या है, लेकिन पेपर पे आप लेवल कर्व बनाओ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, देखें जरा। यस
हाँ, तो डायग्राम नहीं बना सकते थे। 4D का ग्राफ हो ही नहीं सकता है। ग्राफ सिर्फ पॉसिबल है 3 डायमेंशन तक का, ठीक है। 4 डायमेंशन का ग्राफ नहीं होता। फिर हम लॉजिकली बात करेंगे, लैंग्वेज में बात करेंगे, बट ग्राफ विल बी नॉट। एग्जाम्पल 2 देखो, जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा सोचो आप इसको कि ये एक्स और वाई चाहे आप कुछ भी ले लो, एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर ले लो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि जेड आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला, जेड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो पहले कंफर्म कर लो। आगे बात समझ में कि जेड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब है मिनिमम जेड की तो वैल्यू मिल गई 0। अब ध्यान से सुना, मिनिमम जेड मिल गया 0। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है इसमें जब तक ये क्वेश्चन नहीं करते हैं। अब मिनिमम जेड के लिए आप सॉल्व करो, जेड की जगह पे आपको 0 डाल देना है। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी इक्वेशन में हर बार जेड की वैल्यू डाल देनी है आपको। क्लियर? अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दैट इज पॉसिबल ओनली विथ ऑरिजिन, यानी जेड इज इक्वल टू 0 पे मिला ऑरिजिन। क्लियर? अब जेड आप कुछ भी ले सकते हो, जेड में भी एनी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मिनिमम के लिए तो ले लिया। अब ले लेते हैं, नाउ कंसीडर जेड इज इक्वल टू 1। नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे, अलग अलग जेड के लिए हम ग्राफ को ब्रेक कर करके देखते हैं। यहां पर इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर 0 एंड रेडियस 1। नाउ अब अगर आप z इज इक्वल टू 2 ले लोगे, तो दिस विल बी √2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब ये 1 से आगे निकल जाएगा, √2 रेडियस का सर्कल हो जाएगा। अब आप z की वैल्यू बढ़ाते चलो, z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 9, हर बार सर्कल मिलता चलेगा पे 3 पे, ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखना। फिर से वही आप इमेजिन करो, आप अपने रूम में बैठे हो और सिटिंग है। अब ये है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। फ्लोर को हमेशा हम एक्स वाई प्लेन, फ्लोर इज आवर एक्स वाई प्लेन जिसमें हम अपना पैर रखे हुए हैं। अब ध्यान से सुनो, जेड इज इक्वल टू 0 इज दिस हाइट फ्लोर पे, वहां पर हमें मिल रहा है 0 0, बस एक पॉइंट। अब जेड इज इक्वल टू 1 बढ़ जाते हैं, तो वर्टिकल हाइट 1, वर्टिकल हाइट 2, वर्टिकल हाइट 3, वर्टिकल हाइट 4। जेड इज इक्वल टू 1 पे क्या मिल रहा था, एक सर्कल मिल रहा था, इट विल बी लाइक दिस सर्कल। जेड इज इक्वल टू 2 पे थोड़ा सा और बड़ा सर्कल मिला, 2 रेडियस का। जेड इज इक्वल टू 3 पे √3 का सर्कल मिला। जेड इज इक्वल टू 4 पे 2 का सर्कल मिला। आप समझो जरा, सबसे नीचे जो जेड है वहां पे बस एक डॉट मिला ऑरिजिन, ग्राउंड लेवल पे। और जैसे जैसे हम एक एक फीट ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, वर्टिकली स्टैक लगाते चले जा रहे हैं, हर एक यूनिट पे बड़ा बड़ा सर्कल मिलता चला जा रहा है। अब जेड तो इसके बीच में भी होगा ना कहीं होगा। अब देखो, सबको अगर आप इमेजिन करोगे, इट्स लाइक दिस वे। जैसे आजकल गाजर का सीजन है, तो गाजर को कट करते हो ना, गाजर मूली को, तो हर लेवल पे एक डिस्क मिलता है, लेकिन सबका रेडियस अलग अलग होता है। तो अगर हर अलग अलग रेडियस के सर्कल को अगर आप स्टैक लगाओगे और बाद में अगर 3D स्ट्रक्चर दिखोगे देखोगे, तो दैट विल बी लाइक अ बाउल या फिर कोन, जैसा भी आप समझो, कोनिकल स्ट्रक्चर होगा ये। समझ में आ गई बात? 3D में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज 3D स्ट्रक्चर। देखो, इतना डिस्कशन के बाद तो हम लोग ये स्ट्रक्चर बना करके लाए, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आपको मेरा हेल्प नहीं मिलता तो शायद आप ये ग्राफ सोच भी नहीं सकते थे, बना भी नहीं सकते थे। अब लेवल कर्व क्या कर देता है, इसी चीज को इजी कर देगा।
ये भी 3D में बहुत इजी कर्व माना जाता है जिसको आपने ट्रेस कर लिया क्योंकि सारे एक ही जैसे मिल। लेवल कर्व कहता है कि आप अंदर में सबसे कम वाला जेड रखो, अंदर में सबसे कम वाला जेड रखो और वहां पर सिर्फ एक ओरिजिन रखो और यहाँ पर लिख दो जेड इज इक्वल टू 0। जेड इज इक्वल टू 1 पे एक सर्कल मिल रहा है, जेड इज इक्वल टू 1, दिस इज 1। फिर आ जाओगे 1 के बाद है 2, 3, √2 रेडियस का एक सर्कल मिलेगा, आप यहाँ पे लिख दोगे जेड इज इक्वल टू 2। √3 मतलब 1.732, जेड इज इक्वल टू 3। अब आप समझ गए होंगे जेड इज इक्वल टू 4। बस इतना ही काफ़ी है। अब आप देखना जरा, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, एरो देखो, एरो देखो, सर्कल का रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको इमेजिन करना, दिस इज द ग्राउंड लेवल, यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है रेडियस क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। रेडियस बढ़ता चला जा रहा है तो इट विल बी लाइक अ कोन या इन्वर्टेड कप आप बोल सकते हो, इन्वर्टेड बाउल बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं लेवल कर्व। क्या बोलते हैं? लेवल कर्व। लेवल कर्व में हम 2D प्लेन में ही डिसाइड कर लेते हैं कि ग्राफ क्या बनेगा एक्स वाई पे। लेवल कर्व समझ में आ रही है बात? हाँ, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन आपको कहाँ आएगा माइक्रो में। वैसे हम अपने सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको बता दें। जब आप ये प्रोडक्शन कर रहे होगे ना, एफ एक्स वाई इक्वल टू, तो आपका आ रहा होगा एक्स स्क्वायर। सपोज करो प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग लेवल पे होगा, बस इतना ही बनेगा। 100, 100, 100, फिर आपके इतना ही बनाएंगे। क्यों? इकोनॉमिक्स में नथिंग कैन बी नेगेटिव होगा, तो ये सर्कल अलग अलग लेवल पे। ठीक है, ये प्रोडक्शन लेवल होगा, ये प्रोडक्शन लेवल होगा 100, ये प्रोडक्शन लेवल होगा 150 का 250, फिर अलग अलग अपना एल स्क्वायर के स्क्वायर, एफ एल के, एल स्क्वायर के स्क्वायर, इधर ले लो एल के। ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन का लेवल कर्व है। अब इस प्रोडक्शन फंक्शन को आप अलग अलग कर्व के साथ, कोई बजट लाइन होगा, हर बजट लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, इस टाइप से कुछ पॉइंट आपको पढ़ाया जाता है। क्या बात? अभी तो सर्कल का मिला, बहुत जगह इलिप्स का मिलेगा, इलिप्स का कुछ ऐसे होगा, आपको सिर्फ ये वाला दिखेगा, फिर आपके खाली ये वाला बनाए, आप परेशान हो गए। कभी कभी ऐसे मिलेगा, ऐसे 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 बना देंगे, ये भी लेवल कर्व होता है अलग अलग लेवल पे। जैसे जैसे आप वर्टिकली जेड की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो ना, सबका लेवल ऊपर ही होगा 120। क्या की बात? हाँ हाँ, 3 डायमेंशन से ऊपर का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। माइक्रो मैक्रो में भी पढ़ाया जाएगा तो 3 डायमेंशन तक कहीं पढ़ाया जाएगा, टू या टू, अब एल और के से ही प्रोडक्शन फंक्शन। ज़्यादातर एमएमई में और माइक्रो में आपको जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया जाएगा वो सिर्फ दो डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कराएंगे, लेबर और कैपिटल का। तो इसका ग्राफिकल ट्रीटमेंट फिर आप ग्राफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें डराइव करोगे, बहुत सारे रिलेशंस ग्राफ से डराइव किए जाएंगे। ठीक है, हाँ जी पूछ। इस ग्राफ की बात कर, हाँ जी पूछ। हाँ हाँ, √2 होगा तो आप थोड़ा देखो, मैग्नीफाई करके दिखलाते हैं। हेयर वॉज 1 एंड हेयर वॉज 2 था, इसके 1 थोड़ा इधर था, 1 का ये पॉइंट था, ये 2 का है, 2 हो जाएगा 1.4, ये जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर √3 हो जाएगा 1.73। आ रहा है? हाँ हाँ जी, तो आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें जेड की वैल्यू अगर नेगेटिव ले सकते हो तो जेड इज इक्वल टू, हम लोग कहते हैं बच्चों -3 -5 वैल्यू ले लो, आपको ग्राफ क्लियर हो जाएगा। अभी अभी लेवल का आवाज नहीं खत्म होगा, एक क्लास और लगेगी इस पे। -2 -1 0 1 और 2,
जैसे ही आप 5 अलग अलग जेड के लिए कर्व बनाते हो ना, आपका शेप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माइंड में कि क्या शेप बनने वाला। यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में जेड नेगेटिव अलाउड नहीं था, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं कहीं जेड नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, 2 नेगेटिव ले लेंगे, 1 0 ले लेंगे, 2 पॉजिटिव ले लेंगे, शेप पता लग जाता है। ठीक है। नहीं, आप बच्चे लेवल कर्व पढ़ रहे हैं तो बजट इक्वेशन से बाहर आ जाओ, प्योर मैथमेटिक्स में हम लोग। ठीक है। तो जब मैथ्स का लेवल कर्व आएगा तो उसमें नेगेटिव हो सकता है, कोई चीज इससे नीचे भी तो जा सकते हैं ना। आप जिस फ्लोर पे, मान लो आप अगर 3rd फ्लोर पे बैठे हुए हो, तो आपके नीचे भी तो एक फ्लोर है, उधर भी तो कुछ जा सकता है। ठीक है। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में नेगेटिव आएगा, इकोनॉमिक्स में नेगेटिव नहीं है। ठीक है। लेवल कर्व इतने आसानी से नहीं समझ में आता, एक कुछ क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे 3 4, तब जा करके आपका ये क्लियर होगा। अभी हम आपको कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बोलो जिसका लेवल कर्व हम आपको बता दें। वैसे आईसीएसई में अगर आप पढ़े होगे या ज्योग्राफी में भी इसका यूज है, आप कहोगे ज्योग्राफी में क्या लेवल कर्व का यूज है, ध्यान से सुनो। एक वर्ड आता है टोपोशी। आप अगर इंडिया से बाहर कहीं भी जाओगे घूमने ना, बहुत लोग होते हैं एडवेंचरस, एडवेंचर लविंग पीपल, अकेले डेजर्ट में घूमते हैं, अकेले में लेकर के छोटा सा यॉट निकल जाते हैं। के पास क्या होता है, एक कंपास होता है। आज के ज़माने में तो खैर बहुत कुछ है, वहाँ नेटवर्क भी नहीं काम करता, तो मोबाइल आपका काम नहीं करने वाला। एक कंपास होता है और एक उनके पास मैप होता है इन द फॉर्म ऑफ टोपो। टोपो शीट जो है वो लोकल एरिया का मैप होता है, लोकल एरिया का मैप होता है टोपो शीट। टोपो शीट में कंटूर लाइंस होते हैं। आपको बस हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, ऐसे दे दिया, ध्यान से देख। अब देखो, इसमें हर में 20 मीटर का हाइट होता है, 20 मीटर 20 मीटर ऊपर चलते चले जाएंगे 20। ये एक ऐसा रीजन डिसाइड करेगा, ध्यान से सुनना, कि बेस पे ये 3 हिल होंगे। हिल 1, ये हो जाएगा हिल 2, छोटे छोटे पहाड़ियां हैं, ये हो गया हिल 3। मतलब एक तो पहले प्लेटू बना, पे पहला हिल का देखो 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, फिर एक और है 20 मीटर, 80 मीटर का एक हिल बना। ये ग्राउंड लेवल पे, ये 20 मीटर पे, ये 20 मीटर पे, ये 20 मीटर पे, 4 है मिला करके। ये में 20 20 60 मीटर का ही एक। ठीक है। तीसरे वाले में देखो 1 2 3 4 5 6, से ज्यादा हाइट का हिल यहाँ मिल, ये लेवल पे। समझ में आई बात। इससे टोपो शीट से आपको ये पता लग जाता है कि आप जब जा रहे हो तो वहां पे आपको 3 हिल वाले, और ये थोड़ा सा 20 मीटर ऊपर जाओगे, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको ऐसे 3 हिल मिलेंगे, और आपको इसी के अबाउट ड्राइव करना होगा या जैसे करना होगा। आगे बात, 3D स्ट्रक्चर इसका दिखने लगता है। चलो कोई और स्ट्रक्चर लेते हैं, लाइक सपोज वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस पेन। ध्यान से देखना, पेन का भी हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, लेवल कर्व। ये पेन है ये, और इसका थोड़ा सा ये बना दिया, लेकिन इसका यहाँ से और यहाँ पर आकर के थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, ये पेन है, और पेन अगर ऐसे है, एंड हेयर इज जेड इज इक्वल टू 0। 3D स्ट्रक्चर का अगर लेवल कर्व बनाना है, जेड इज इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है हमें, बस एक पॉइंट निब। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो रेडियस हर लेवल पे क्या होता चला जा रहा है, अलग होता चला जा रहा है, रेडियस अलग होता चला जा रहा है। ठीक है। आप लिख दोगे अपना जेड इज इक्वल टू 1 2, लेकिन अब ये रेडियस कंटिन्यू होगा कितने हाइट तक, 10 तक। तो इस वाले में हम लोग लिख देंगे जेड इज इक्वल टू जैसे 5 लेकर के 10 तक, यही यही कंटिन्यू हो रहा है। आप समझ सकते हो कि अब यही रेडियस अगर बढ़ता चलेगा तो यहाँ तक जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही हम 8 पे पहुंचते हैं, सपोज 8 9 10, एक और साइड में हैंडल भी है, अलग से आप बना दोगे साइड में 8, और इसका अगर रेडियस सेम है तो आप इतने रेडियस का जेड इज इक्वल 8
9 10 बना दोगे, ठीक है। तो पता लग जाएगा कि इसके बगल में एक हैंडल भी है छोटा सा जो 8 9 10 पे उसके साथ है। ये पेन का पता लग जाएगा कि पहले तो ये इनिशियली 4 तक बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद से कांस्टेंट हो गया। ध्यान से सुनो, पहले एक छोटी सी निब, ये रहा पेन, छोटी सी निब, यहाँ से यहाँ तक सर्कल बढ़ा, उसके बाद से ये सर्कल कांस्टेंट हो गया Z=10 हाइट तक। साइड में इसका हैंडल भी है, तो साइड में हैंडल वाला ये रहा 8 9 10 पे एक छोटा सा साइड में हैंडल भी दिख रहा है, इसका भी रेडियस है। आ गया लेवल कर्व। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर ये Z=0 से Z=10 तक है सिलेंडर, बस आपको ये कर देना है, मान लो इसका रेडियस अगर 2 है, आपको एक 2 का बना देना है और इसी पे लिख देना है Z=0 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक। समझ में आ जाएगा। ये लेवल कब हो गया, क्या 0 से लेकर के 10 तक एक ही रेडियस जा रहा है और सर्कल है, तो ये सिलेंडर बनेगा। क्लियर? लेवल कर्व पे बहुत ज्यादा नहीं जाना, नहीं तो फिर हम लोग आर्किटेक्चर में घुस जाएंगे और हमें आर्किटेक्ट नहीं बनना है। ये बहुत है। नहीं, ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें रेडियस बन रहा है, हर जगह रेडियस थोड़ी बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वो हो जाएगा 3 - x - स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसमें तो रेडियस बनेगा ही नहीं। ये वाला करेंगे और फिर एक दूसरा वाला करेंगे Z=3 - x² - y। सबका लेवल कर्व बनाएंगे क्लास में, ठीक है। हाँ जी बच्चे, तो और आप लोग को ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना है। होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो और भी अच्छी बात, क्योंकि नहीं होगा तो आपको तब काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता होगी जानने की कि मैम कैसे कराएंगी, और हो जाएगा तब सेटिस्फेक्शन। हाँ जी, कोई बात। हाँ, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप Z= ले लेना -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब अगर ज्यादा लेना होगा तो -3 भी ले सकते हो और इधर +3 भी लेना। इन सब डिफरेंट लेवल पे निकाल करके और लेवल का बनाना और इमेजिन करना का शेप कैसा बनेगा। आपको शेप भी बताना है कि 3D में कैसा शेप बनेगा, बनाना नहीं है, बस बताना है। बनाना लेवल कर्व है, ठीक है। ट्राई करके आना है आपको घर होमवर्क में। तो क्लास थर्ड में बच्चे हम लोग चैप्टर 15 में लेवल कर्व में लगेगा 20-25 मिनट, लेवल कर्व। और लेवल कर्व के बाद से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। आप लोगों का जी में आप लोगों ने क्या लिया है? ठीक है, मैथ्स नहीं लिया है किसी ने जी में? ठीक है, अगर मैथ्स लिए होते तो फर्स्ट सेम में जी में ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में पार्शियल डेरिवेटिव बच्चे पढ़े हुए होते। जिनका जी में मैथ्स होगा उनको पार्शियल डेरिवेटिव तो आता होगा, लेकिन काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के बच्चों को नहीं आता, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। दिमाग में ना जल्दी से दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता इस टॉपिक को, तो प्रैक्टिस काफ़ी करना होगा ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगे। नेक्स्ट क्लास में यही 2 टॉपिक पे हम चलेंगे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स के बाद से आ जाएगा यंग्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, होंगे हेल्सन मैट्रिक्स, क्लास लगेगा उसके बाद से चैप्टर 15 में ऐड भी किया है ना एक और टॉपिक, तो 3 to 4 क्लासेस और लगेंगी, तब जाकर के हमारा चैप्टर 15 कॉन्सेप्ट वाइज। तो आज के क्लास में बच्चे बस इतना ही, जस्ट अ मिनट, आज के क्लास में बच्चे बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक के साथ, लेवल कर्व और इन दोनों होमवर्क के साथ भी, और करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय 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 बाय।